Good morning everyone. Today we start our first chapter of physical chemistry, that is quantum mechanics. क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स से पहले हमें जानना पड़ेगा क्लासिकल मैकेनिक्स को। क्लासिकल मैकेनिक्स, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पहले से पता होगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है। 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर जितने भी फिनोमिना थे वो मेनली दो ही जो लॉ थी उनके अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन किए जा सकते थे। उनमें से एक थी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड अनदर वन इज मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। जितने भी फिनोमिना थे 19th सेंचुरी के वो सारे इजीली एक्सप्लेन हो जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। जो फर्स्ट वन है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वो जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स थे, बड़ी बॉडीज कह सकते हैं, उनके सबके मोशंस के बारे में बताती थी, लाइक ट्रैजेक्टरी ऑफ प्लैनेट्स, फॉलिंग स्टोन्स एटसेट्रा। और जो दूसरे वाली है यानी मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वो जितने भी एनर्जी से रिलेटेड फिनोमिना थे उन सबको एक्सप्लेन करती थी। अब जब क्लासिकल मैकेनिक्स इन सबको एक्सप्लेन कर रही थी तो कहीं ना कहीं क्लासिकल मैकेनिक्स कुछ चीज़ों में फेल हो गई। तो हम पढ़ेंगे अब मेनली जो फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। अभी तक हमने देखा कि जितने भी फिनोमिना थे वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और मैक्सवेल के बेसिस पे एक्सप्लेन किए जा सकते थे। तो अगर हमें क्लासिकल को एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या कहेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस बेस्ड अपॉन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड एक्सप्लेन द फिनोमिना रिलेटेड टू मोशन एंड एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स। नाउ वी स्टडी द फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। किस पॉइंट पर क्लासिकल फेल हो गई और हमें एक नई मैकेनिक्स दैट इज क्वांटम इसकी जरूरत पड़ी। फर्स्ट पॉइंट, क्लासिकल मैकेनिक्स की जो लॉ थी ये बेस थी, और या फिर हम कह सकते हैं जो डील करती थी वो सिर्फ लार्ज बॉडीज के साथ डील करती थी, जिन्हें हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यानी कि लार्ज ऑब्जेक्ट्स। क्लासिकल सिर्फ और सिर्फ लार्ज ऑब्जेक्ट के साथ डील करती थी। जहां बात आती थी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, लाइक इलेक्ट्रॉन, एटम, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, उन सब में क्या हो गई, यहाँ पर एक्सप्लेन करने में क्लासिकल फेल हो गई। तो हमें एक नई मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, दैट इज क्वांटम। सेकंड, क्लासिकल मैकेनिक्स का सेकंड मेजर फेलियर था। क्लासिकल मैकेनिक्स मानती थी जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूस होगी, मतलब अगर किसी बॉडी के ऊपर एनर्जी फॉल कर रही है तो वो कॉन्टिन्यूस उसके ऊपर फॉल करती रहेगी। पर ऐसा नहीं है। जहां पर जब हमारे पास आई प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, वो क्लासिकल मैकेनिक्स के क्या थी, कॉन्ट्राडिक्टरी। प्लैंक्स के अकॉर्डिंग क्या था, जब भी एनर्जी किसी बॉडी के ऊपर फॉल करती है तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं बल्कि डिसकॉन्टिन्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, दैट इज कॉल्ड क्वांटा ऑफ एनर्जी। तो ये इसका सेकंड मेजर फेलियर बन गया। थर्ड फेलियर, क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि जब भी कोई पार्टिकल मूविंग है, मतलब मूव कर रहा है, तो हम उसकी पोजीशन एंड वेलोसिटी साइमल्टेनियसली निकाल सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता। जब हमारे पास आ गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल आपने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि जब भी पार्टिकल मूविंग है तो या तो हम उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं एक टाइम पे या फिर वेलोसिटी, साइमल्टेनियसली दोनों नहीं निकाल सकते। बट क्लासिकल कहते हैं नहीं, हम दोनों निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये हाइजेनबर्ग के क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया।
तो ये तीसरी मेजर फेलियर थी क्लासिकल मैकेनिक्स की। इन सभी रीजंस की वजह से क्लासिकल क्या हो गई, फेल हो गई। तो हमें एक नई मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। बट इसके अलावा कुछ और फिनोमिना थे जिन्हें क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिन्हें क्वांटम ने एक्सप्लेन किया। वो फिनोमिना थे हमारे पास, फर्स्ट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सेकेंड इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्ड इज हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, and fourth is atomic and molecular spectra। तो क्लासिकल मैकेनिक्स इन चारों फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, दैट्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। अब इनमें से जो ब्लैक बॉडी है और फोटो इलेक्ट्रिक, वो दोनों हमारे सिलेबस में एज सच मेंशन है। थर्ड वन द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, इसके लिए पूरे हमारे पास अलग से 2 चैप्टर्स है। और जो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स है, ये एज सच मेंशन नहीं है, पर हम इसे लास्ट में पढ़ेंगे कि होता क्या, और फिजिक्स के स्टूडेंट्स ने इसे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो हम पहले अपना स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होते हैं। जनरली हम पढ़ते हैं जब भी कोई बॉडी के ऊपर एनर्जी फॉल करती है, व्हेन रेडिएंट एनर्जी फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एनी बॉडी, a part is reflected, a part is absorbed and one part is rest is transmitted। मीन्स जब भी कोई एनर्जी किसी बॉडी के ऊपर फॉल करती है तो उसका कुछ पार्ट वो अब्सॉर्ब कर लेती है, कुछ पार्ट वो रिफ्लेक्ट कर देती है और कुछ पार्ट वो क्या कर देती है, ट्रांसमिट कर देती है। पर जनरली देखा गया कि जब भी कोई सरफेस ब्लैक हो, मतलब ब्लैक मेटेलिक सरफेस, उसके ऊपर कोई लाइट फॉल करे तो उसका मैक्सिमम पार्ट वो बॉडी क्या कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है। जब भी हम जैसे हम देखते हैं कि जब हम गर्मी होती है तो हम ब्लैक कपड़ा डालना अवॉइड करते हैं, बिकॉज उसमें ज्यादा गर्मी लगती है। तो माना जाता है कि ब्लैक कलर होगा वो सारा का सारा हीट को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा, जिससे हमें ज्यादा गर्मी लगेगी। और इसके अपोजिट हम विंटर्स में ब्लैक कलर डालना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अ बॉडी विच कंप्लीटली अब्सॉर्ब द रेडिएंट एनर्जी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। वो बॉडी जो कंप्लीटली पूरी तरह से लाइट को एब्सॉर्ब कर ले, नॉट 100% पर जितना मैक्सिमम पार्ट वो अब्सॉर्ब कर सकती है उतना पार्ट वो अब्सॉर्ब कर ले, तो हम उसे क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी। और वो बॉडी जब कुछ एनर्जी को रेडिएट करना शुरू करती है तो उसे हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक बॉडी ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक बॉडी बनाई है, होलोस्फीयर। इसके अंदर हमने एक छोटा सा होल रखा है ताकि लाइट इसके ऊपर फॉल कर सके, और यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्शन बना दिया P, ताकि लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक कर सके। इसको बॉडी को मैंने पूरी तरह से ब्लैक में पेंट कर दिया ताकि ये क्या बन जाए, एक ब्लैक बॉडी, और मैक्सिमम लाइट को क्या करे, अब्सॉर्ब कर ले। इसे अच्छे से ब्लैक कलर में पेंट कर दिया। अब जैसे रेडिएंट एनर्जी इसके ऊपर फॉल करेगी, हमने क्या कहा, जब भी बॉडी के ऊपर एनर्जी फॉल करती है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट अब्सॉर्ब हो जाता है, इस पार्ट इज ट्रांसमिट। तो यहाँ पे स्ट्राइक करने के लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ अब्सॉर्ब हो जाएगा, देन यहाँ पर ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि बॉडी पूरी तरह से लाइट को, यानी मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट को क्या कर ले, अब्सॉर्ब कर ले, और तभी वो क्या बन जाएगी, ब्लैक बॉडी। और उसके बाद लाइट को एमिट करेगी तो उसे हम क्या बोल देंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब हमने कहा कि यही चीज क्लासिकल एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसे किसने एक्सप्लेन किया, क्वांटम ने। अब क्लासिकल के अकॉर्डिंग हमने क्लासिकल में एक पॉइंट पढ़ा कि क्लासिकल कहते हैं कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर एनर्जी फॉल करती है तो वो क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी, इस कॉन्टिन्यूटी में एनर्जी फॉल करती रहेगी। अब आप यहाँ पे देखो, मैंने सिर्फ एक ही रे को इसके ऊपर फॉल कराया और वो नंबर ऑफ पॉइंट्स पर क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, और तब जाकर वो कंप्लीटली अब्सॉर्ब हुई। डन। ब्लैक बॉडी वही है ना जो कंप्लीटली लाइट को क्या करेगी, अब्सॉर्ब करेगी। अब क्लासिकल के अकॉर्डिंग बॉडी के ऊपर लाइट फॉल करती जा रही है कॉन्टिन्यूटी में। अब जब बॉडी के ऊपर कॉन्टिन्यूटी में लाइट फॉल गई, अभी एक ही रेडिएशन पड़ी, उसने उसे भी पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं किया, दूसरी आ गई, उसे भी अब्सॉर्ब नहीं किया, तीसरी आ गई,
तो इससे क्या होगा, वो मैक्सिमम लाइट के पार्ट को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगी, और जब उसने मैक्सिमम लाइट के पार्ट को ऑब्जॉर्व ही नहीं किया तो वो ब्लैक बॉडी नहीं बनी, और अगर वो ब्लैक बॉडी नहीं बनी तो इसलिए क्लासिकल ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। क्वांटम क्या कहती है कि एनर्जी कभी भी किसी बॉडी के ऊपर, मतलब प्लैंक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी कभी किसी बॉडी के ऊपर कॉन्टिन्यूस नहीं बल्कि डिसकॉन्टिन्यूस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट फॉल करती है। तो हमने एक रे यानी एक पैकेट ऑफ एनर्जी डाला, उसने उसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स पे रिफ्लेक्ट किया, उसके बाद वो बॉडी ने उसे जाके कंप्लीटली क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया। तो इसे किसने एक्सप्लेन किया, प्लैंक्स ने। प्लैंक्स यानी कि क्वांटम, प्लैंक्स आता है क्वांटम के अंदर, तो यानी इसे क्वांटम ने एक्सप्लेन किया, और क्लासिकल इसे एक्सप्लेन करने में क्या हो गई, फेल हो गई। इसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें तो इसी को स्टडी करके स्टीफन ने अपनी एक ला दी। उन्होंने कहा जो एनर्जी इस बॉडी के साथ जो द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी is directly proportional to T raised to power 4, means temperature raised to the power 4। डायरेक्टली का साइन हटाकर हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया, ये है, इसे हम बोलेंगे स्टीफन्स कांस्टेंट। ये है हमारी स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ और स्टीफन्स बोल्ट्जमैन फोर्थ पावर लॉ, क्योंकि बोल्ट्जमैन ने स्टीफन के साथ मिलकर ला दी थी, इसलिए हम बोलते हैं स्टीफन्स बोल्ट्जमैन फोर्थ पावर लॉ या फिर स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ। इसी के साथ हमारी में एक और छोटा टॉपिक दे रखा है जिसे हम जो है कि किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंटेनर टाइप बनाया, इसके अंदर दो बॉल्स हैं, इसे बी और इसे वाइट। बी का मतलब है ये ब्लैक बॉल है, पूरी तरह से ब्लैक पेंट है, और एक ये व्हाइट बॉल है। अब इसके ऊपर क्या किया हमने, एक होलो इनक्लोजर के अंदर दो बॉल्स को टांग दिया, एक ब्लैक कलर की बॉल और एक व्हाइट कलर की बॉल। अब हम इसके ऊपर लाइट फॉल कराएंगे। अभी हमने पढ़ा कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो गुड अब्सॉर्बर होती है, मीन्स वो मैक्सिमम हीट को क्या करेगी, अब्सॉर्ब करेगी। तो जैसे इसके ऊपर लाइट फॉल कराते थे, कुछ टाइम के बाद जब हमने इसे चेक किया तो देखा गया कि जो ब्लैक बॉल थी और जो व्हाइट बॉल थी दोनों का टेम्परेचर इक्वल आया, मीन्स दोनों इक्वली हीट अप है। ऐसा कैसे, जबकि हमने तो कहा कि ब्लैक बॉडी कंप्लीटली लाइट को अब्सॉर्ब करेगी, तो व्हाइट तो उसके अपोजिट है, मीन्स उसे तो नहीं करना चाहिए। पर ऐसा नहीं हुआ, जब हमने इसके ऊपर लाइट फॉल कराई तो ब्लैक बॉल ने उसको पूरी तरह से अब्सॉर्ब किया। बट जैसा हमने कहा कि कुछ पार्ट अब्सॉर्ब करते, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करते, कुछ ट्रांसमिट करते, तो कुछ देर बाद इसने लाइट को, रेडिएशन को एमिट करना स्टार्ट कर दिया, और जो रेडिएशन इसने एमिट की वो किसने अब्सॉर्ब कर दी, व्हाइट बॉडी ने। इसीलिए दोनों बॉडी इक्वली क्या हो गई, हीट अप हो गई। दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स ने इसे एक्सप्लेन कैसे किया, इट्स कॉल्ड ES upon AS is equal to EB. ES represent emissive power, AS represent absorptive power, और EB represent emissive power of perfectly black body. मीन्स दूसरी बॉडी की एमिसिव पावर कितनी है, उसकी एब्जॉर्बिव पावर कितनी है, किसके बराबर होगी, EB। यानी जो एनर्जी ब्लैक बॉडी है उसकी एमिसिव पावर कितनी है, वो कितनी लाइट को एमिट कर सकती है। दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। दूसरा हमारा जो टॉपिक है जिसे क्लासिकल एक्सप्लेन नहीं कर पाई, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग व्हेन अ बीम ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल और ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू allowed to strike on the surface of metal, the electrons are ejected instantaneously from the metal surface, and that effect is called photoelectric effect। means जब कोई लाइट एक पर्टिकुलर वैल्यू को क्रॉस करके, मीन्स या तो उसके बराबर हो या उससे ज्यादा वैल्यू की हो, किसी भी बॉडी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करती है, तो वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं इंस्टेंटेनियसली, मीन्स बिना किसी टाइम गैप के। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें रिमेम्बर करना है। क्या कहा कि एक मेटल सरफेस है,
इसके ऊपर एक बीम ऑफ लाइट आई एक पर्टिकुलर वैल्यू की, और यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इजेक्ट हो गए। ये इंसिडेंट लाइट थी और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इजेक्ट हो गए। अब इसके अगर हम मेन पॉइंट्स की बात करें, पहली चीज जो इसमें ऑब्जर्व की, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम वैल्यू। मीन्स अगर वो एक मिनिमम वैल्यू को क्रॉस करे, या तो उसके बराबर हो या उससे ज्यादा हो, उस मिनिमम वैल्यू को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसके पास इतनी मिनिमम वैल्यू है तभी वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, इजेक्ट हो सकता है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जैसे ही लाइट बॉडी के ऊपर फॉल करेगी इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वहां से एमिट हो जाएगा। मीन्स नो टाइम गैप, इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी टाइम गैप नहीं आएगा। थर्ड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मीन्स यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ वो कितनी काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, फ्रीक्वेंसी। मीन्स इंसिडेंट लाइट हमने कितनी फ्रीक्वेंसी की डाली उसके ऊपर। एंड फोर्थ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसके चार मेजर पॉइंट। पहला, किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने के लिए एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सेकंड, जैसे ही लाइट फॉल करेगी इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, मीन्स कोई भी टाइम गैप नहीं देगा इसके बीच में, तो नो टाइम गैप, मीन्स एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। थर्ड, किस काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे। एंड फोर्थ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी की लाइट हमने उसके ऊपर फॉल करनी है। अब इसी चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। यहाँ पे मेन चीज क्या है, एक लाइट फॉल करी और वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। अब क्लासिकल कहते हैं कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो वो कॉन्टिन्यूस फॉल करेगी, लाइट कॉन्टिन्यूटी में उस बॉडी के ऊपर फॉल करेगी। मीन्स जब यहाँ पे क्लासिकल के अकॉर्डिंग लाइट फॉल करी, अब वो मिनिमम वैल्यू को क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को अपने अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉन कीप गेनिंग द एनर्जी, ठीक है। जैसे ही वो एनर्जी उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्रॉस करेगी वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। डन। अब पहले आपने उसके ऊपर लाइट फॉल कराई, धीरे धीरे उसने एनर्जी को गेन किया और जब एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंचा तब जाकर वहां से इलेक्ट्रॉन निकला। इस सारे प्रोसेस के बीच में कहीं ना कहीं कुछ टाइम गैप आ गया, बट हमने तो कहा यहाँ पे नो टाइम गैप, यानी अपनी ही पॉइंट को वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अगर हम उसे क्लासिकल से एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर क्लासिकल इसे एक्सप्लेन करने में क्या हो गई, फेल हो गई। इसे किसने एक्सप्लेन किया, क्वांटम ने। क्वांटम के अंदर हमने प्लैंक्स में कहा कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर एनर्जी फॉल करती है तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं बल्कि डिसकॉन्टिन्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, जिसे हम क्वांटा बोलते हैं। मीन्स 1 क्वांटा 2 क्वांटा, मीन्स एक पैकेट ऑफ एनर्जी जिसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी वो इसके ऊपर फॉल करेगा। अब वो पैकेट ऑफ एनर्जी जैसे ही फॉल किया, अगर उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर गई या उसके बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और अगर नहीं हुई तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे ही मान लो क्रॉस करने के लिए उसके पास लिमिटेड वैल्यू है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को उसने ओवरकम कर लिया, तो जैसे ही फॉल किया इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया, मीन्स कोई भी टाइम गैप नहीं आया। तो इसे किसने एक्सप्लेन किया, अगेन क्लासिकल यहाँ फेल होगी और इसे एक्सप्लेन किया क्वांटम मैकेनिक्स ने। अब हमने क्या कहा कि जब भी कोई लाइट, मीन्स एक इंसिडेंट लाइट जो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो इसके ऊपर फॉल करेगी तो क्या होगा, यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा कुछ पार्ट ऑफ उसका तो क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन में चला जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज हो जाएगा, और जितना रिमेनिंग एनर्जी बच जाएगी वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन को, जिससे कि वो मूव करेगा, जिसे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मान लो हमने h न्यू फॉल कराई,
न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो हमने उसके ऊपर फॉल कराई, उसको एक मिनिमम वैल्यू कवर करनी है, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इतनी तो उसकी वहां पर यूज होगी। और जो रिमेनिंग बच गई वो क्या हो गई, मूविंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv²। तो ये एक तरह से हमारा क्या वर्क फंक्शन, इतना तो उसने यूज करना ही था इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए, जिसे हमने उसका कह दिया वर्क फंक्शन। और ये क्या थी हमारे पास, इंसिडेंट जो लाइट आई उसकी एनर्जी। ठीक है, यहाँ से हम अगर इसकी वैल्यू निकालें कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, दैट इज h न्यू माइनस h न्यू। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा जिसका स्लोप क्या हो जाएगा, h। अब आप ये देखोगे ये यहां से ओरिजिन से स्टार्ट नहीं, जबकि कुछ और थोड़ी सी दूर से जाके ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्टार्ट हुआ। मीन्स यहाँ पर इतना वैल्यू उसकी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इतना इससे कम वैल्यू होगी तो जो इलेक्ट्रॉन होगा सरफेस से इजेक्ट नहीं होगा, तो किसी काइनेटिक एनर्जी से मूव नहीं करेगा। जैसे ही उसकी वैल्यू इस मिनिमम वैल्यू यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कवर करेगी, तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या इजेक्ट होगा, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे हमने कहा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर। देन दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे क्लासिकल ने नहीं जबकि क्वांटम ने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। फर्स्ट, जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है वो डील करती है लार्ज बॉडी, दैट इज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जो बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं उनके साथ। क्वांटम डील करती है स्मॉल बॉडीज लाइक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल, एटम्स, उनके साथ। और ये बड़ी बड़ी बॉडीज जैसे प्लैनेट, स्टोन्स, इनके साथ पोल्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो मेनली बेस है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे। क्लासिकल सारी इन्हीं दोनों के ऊपर बेस है, न्यूटन्स पे और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्वांटम का जो बेस बना वो था हमारा प्लैंक्स। अभी जो हमने ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन किया हो या फोटो इलेक्ट्रिक को एक्सप्लेन किया हो ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, या फिर सेकेंड इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगली। आंसर हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली आपने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। थर्ड, क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि जो पार्टिकल होता है उसका सिंगल नेचर होता है, दैट इज पार्टिकल नेचर। जबकि क्वांटम में हमने कहा डी ब्रोगली, और डी ब्रोगली क्या कहती है कि किसी भी पार्टिकल के ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। इसने यहाँ पर वेव नेचर की बात की, उस वेव नेचर को फर्दर क्वांटम ने एक्सप्लेन किया, इसीलिए क्वांटम का दूसरा नाम वेव मैकेनिक्स भी है। क्वांटम को ही वेव मैकेनिक्स कहते हैं। फोर्थ, क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर एनर्जी फॉल करेगी तो वो क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी। जबकि क्वांटम कहती है यस एनर्जी। जबकि क्वांटम के अकॉर्डिंग जब भी किसी बॉडी के ऊपर एनर्जी फॉल करेगी तो क्वांटम कॉन्टिन्यूस नहीं बल्कि डिसकॉन्टिन्यूस होगी, या फिर डिस्क्रीट कह सकते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट्स, जिन पैकेट्स की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिन्हें हम बोलेंगे क्वांटा, दैट इज क्वांटा ऑफ एनर्जी। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन द क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल लार्ज बॉडी के साथ डील करते हैं, क्वांटम स्मॉल बॉडी के साथ।
क्लासिकल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और मैक्सवेल पे बेस है। क्वांटम प्लैंक्स, हाइजेनबर्ग, डी ब्रोगली पे बेस है। क्लासिकल से पार्टिकल नेचर को बताती है, क्वांटम पार्टिकल एंड वेव नेचर दोनों को एक्सप्लेन करती है। क्लासिकल के अकॉर्डिंग एनर्जी कॉन्टिन्यूअस होगी और क्वांटम की एनर्जी डिसकॉन्टिन्यूअस होगी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, दैट इज क्वांटा ऑफ एनर्जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेजर क्वांटम मैकेनिक्स। अब तक हमने देख लिया कि क्वांटम मैकेनिक्स बड़ी बॉडी के साथ डील करेगी। मेन बेसिस इसका प्लैंक्स और हाइजेनबर्ग बना, जो वेव नेचर को भी एक्सप्लेन करेगी और जो मेन बताते हैं कि जो एनर्जी होगी बॉडी की वो क्या होगी, डिसकॉन्टिन्यूअस होगी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो वी कैन एक्सप्लेन क्वांटम लाइक द ब्रांच ऑफ साइंस विच बेस्ड ऑन द टू कॉन्सेप्ट मीन्स Planck's radiation, Planck's quantum theory and de Broglie principle. The branch of science which based on the Planck's radiation law and de Broglie principle is called quantum mechanics. और इसी quantum mechanics का जो मेन हार्ट बनेगा वो होगी हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम बोलते हैं हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। जैसे हमने कहा कि डी ब्रोगली के साथ डील करती है, मीन्स डी ब्रोगली के ऊपर बेस है। डी ब्रोगली ने बताया था वेव नेचर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए क्वांटम को ही कहा जाता है वेव मैकेनिक्स। इसी का दूसरा नाम क्या है, वेव मैकेनिक्स। तो ये बेसिक था क्लासिकल का और क्वांटम का, कि क्लासिकल क्या थी, क्लासिकल कहाँ पर फेल हुई और कहाँ हमें नई मैकेनिक्स यानी कि क्वांटम की जरूरत पड़ी। क्वांटम किसके साथ डील करती है, क्या है, एनर्जी किस फॉर्म में होती है, ये सब। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेजर हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।